आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिवीजन हमारे पास होने वाली है आज कौन से टॉपिक की। हम बायोटेक का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है हम कुछ सेकंड चैप्टर से भी कुछ पढ़ लें इसके। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसमें पीसीआर पे। तो पीसीआर के बारे में क्या बातें आपने ध्यान रखनी है। देखो, पीसीआर के बारे में ध्यान रखना है कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। वो है हमारे पास कौन सी, पॉलीमरेज, बोलो, चेन रिएक्शन। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपने। आपने इसका रीजन ध्यान रखने से, वो करते क्यों है, इसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। क्या कहते हैं इसको, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। मतलब कि एक जीन की कितनी कॉपीज आपने बनानी है। जैसे कि हम यहाँ पर एक जीन की, मतलब हम यहाँ से एक जीन से हम 1 बिलियन कॉपीज, मतलब कि 100 करोड़ कॉपीज हम बना सकते हैं, 1 बिलियन कॉपीज। ठीक है, तीसरी बात, ये काम कितने स्टेप्स में होता है, आपने इसके स्टेप्स पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रखने हैं। 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, डीनेचरेशन, बताओ यार, एनिलिंग, एक्सटेंशन, और होता है हमारे पास एक्सटेंशन। यही है। यस सर। ओके, और लास्ट आपने ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्या, टैग पॉलीमरेज। क्या याद रखना है, टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज के साथ कंडीशंस, ठीक है ना, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर आपको इतनी बातें पता है तो मतलब आपका टॉपिक सॉर्टेड है। ठीक है जी, तो शुरू करें करना इसको। तो चले आ जाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास एक जीन यहाँ पर रहती थी, से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो इसकी हमें कॉपीज बनानी है इस जीन की। तो हम सबसे पहले इसको डीनेचर करते थे। क्या करते थे हम सबसे पहले, करते थे इसको, क्या बेटा बोलो, डीनेचर। तो डीनेचरेशन कैसे करते थे, हम इसको हीट करते थे कितने टेम्परेचर पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे। हाई टेम्परेचर से क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे। क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे, हाइड्रोजन, मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड से कर जाते थे, ब्रेक कर देते थे। याद है कि नहीं है, याद है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देते तो यहाँ से बिल्कुल एम्प्टी हो जाता था। ये 5 प्राइम हो जाता था, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। अब अगला स्टेप जो होता था यहाँ पर, वो होता था कि हम इसमें क्या जोड़ते थे, हम इसमें जोड़ते थे क्या चीज, बताओ यार, प्राइमर्स। क्या जोड़ते थे, प्राइमर्स जोड़ते थे। तो ये क्या है जोड़े हमने यहाँ पर, हमने इसको जोड़ा है प्राइमर्स। और किसी भी चीज को जोड़ने को हम यहाँ पे कहते हैं क्या, एनिलिंग। क्या कहते हैं, एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है टू ज्वाइन या ज्वाइनिंग। आसान है, मुश्किल है। ठीक है, ये एनिलिंग वाला काम जो था, ये कम टेम्परेचर पे होता था, 94 डिग्री पे। आपके पास प्राइमर्स यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछ भी सकता था कि प्राइमर्स होते क्या है, तो आपने ये बताना है कि ये छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होती हैं ये, बोलो प्यारे बच्चों, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो एज अ प्राइमर काम करता है। ये बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, छोटा एक ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है जी, आसान है, मुश्किल है, आसान है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ये काम करा हमने कितने टेम्परेचर पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे करा, 42 डिग्री सेल्सियस पे। हम 42 डिग्री सेल्सियस पे अगला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, हमारे पास एक्सटेंशन। क्या है, बताओ भाई, एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन में बेसिक काम ये है कि जैसे हमारे पास, ये तो हमने यहाँ पे जोड़ दिए। आप लोगों के पास नोट्स है ना मेरे बने हुए, मेरे बनाए हुए जो मैंने बनवा के बनाते हुए बनाए हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब हमें सिर्फ उसको एक्सटेंड करके पूरा बनाना है, यही तो काम है। इसको ऐसे एक्सटेंड करना है ना हमने यहाँ से। तो यार ये एक्सटेंशन का जो काम है, मतलब कि जो अदर हमने यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट बनाना है, या जो डीएनए का हमें स्ट्रैंड, एक नया स्ट्रैंड बनाना है। फ्रेगमेंट तो नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए एक जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आप मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो मुझे चाहिए होता है पॉलीमरेज एंजाइम। क्या चाहिए होगा, पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम मुझे इस काम के लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल अपने डीएनए पॉलीमरेज यूज कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। पर अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज यूज करूंगा ना, तो मुझे टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में मुझे टेम्परेचर रखना पड़ेगा। मानते हो पहली बात की नहीं मानते। ठीक है, तो उसमें भी काम हो जाएगा, पर ना काम ना बहुत स्लो स्पीड से होगा। कैसे स्पीड से होगा, स्लो। पर हम चाहते हैं काम क्या हो, काम हो फास्ट स्पीड से। कैसे हो काम, बहुत तेज हो। ठीक है, तो यार काम को बहुत तेज करने के लिए क्या करने के लिए, काम को बहुत
तेज करने के लिए, क्योंकि यार हमें 1 बिलियन कॉपीज बनानी है तो सिर्फ एक साइकिल घूमनी है, ऐसे मुझे 30 साइकिल और घुमानी है। तो यार वो काम कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, उस काम के लिए मुझे चाहिए होगा एक ऐसा एंजाइम जो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम कर पाए। कितने में काम कर पाए? 72 डिवीजन। तो उस एंजाइम का नाम है हमारे पास क्या? टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज मुझे कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मुझे एक थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, इसका नाम है क्या? थर्मस एक्वाटिकस। किससे मिलता है? थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है। एक्वाटिकस। ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है और हाई टेम्परेचर पे काम करता है। इसका जो पॉलीमरेज एंजाइम है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है क्या? थर्मस और एक्वाटिकस से एक ही हो, तो टैग पॉलीमरेज। आसान है मुश्किल है? ठीक है, तो ये चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे डीएनटीपी। क्या चाहिए? डीएनटीपी, ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। पता है ना आपको? बहुत सारे ए, बहुत सारे एटीपी, बहुत सारे जीटीपी, बहुत सारे सीटीपी और बहुत सारे टीटीपी। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और क्या चाहिए? और चाहिए हमें मैग्नीशियम आयन। क्या चाहिए हमें? मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम आयन को फैक्टर है किसका? टैग पॉलीमरेज का। किसका को फैक्टर है? टैग टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। आसान है, दिक्कत तो नहीं है। तो कहते हैं ये काम ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये जो ओरिजिनल डीएनए था, जो कभी इस फॉर्म में प्रेजेंट था, इसके ऊपर दूसरा स्टैंड भी आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आपने बेसिकली क्या करा? आपने यहाँ पर एक जीन की कितनी कॉपीज बना दी? 2 कॉपीज। कितनी कॉपीज बना दी? बोलो भाई। 2 कॉपी। 2 कॉपीज। ठीक है, तो कहता है आप इस प्रोसेस को 30 टाइम्स रिपीट करो। कितने टाइम रिपीट करो? 30 टाइम, है ना? तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बनके मिल जाएगी कितनी? 1 बिलियन कॉपीज। कितनी बनके मिल जाएगी? 1 बिलियन। 1 बिलियन कॉपीज। बताओ यार, आसान है मुश्किल है? यस सर। यस, इजी। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़ जाए ना? अरे कुछ कहना सुनना है किसी ने? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पीसीआर प्रोसेस पूरा हुआ। 3 स्टेप्स कौन कौन से बता दो फटाफट। डीनेचुरेशन। Denaturation. एनिलिंग, एक्सटेंशन। एक टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस। रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्राइमर की, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी? टैग पॉलीमरेज। ठीक है, कंडीशंस बता दिया आपको मैंने, डीएनटीपी और मैग्नीशियम चाहिए होगा। कोई दिक्कत? नो सर। पेपर में आएगा गलत कर दोगे? नो सर। ठीक है, चलो गलत मत करना भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ा दिया है, आ जाओ आगे। आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या कि मान लो हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? डीएनए की एक्सट्रैक्शन। तो वैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो क्या है? जो सेल है, जो क्या है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों? सेल है। सेल के ऊपर जो प्रेजेंट सेल वॉल है, क्या है? सेल के ऊपर प्रेजेंट सेल वॉल है। ठीक है, तो यार देखो ये सेल वॉल कहाँ का प्रेजेंट हो सकती है? प्लांट सेल में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। प्लांट सेल में बनी होती है किसकी? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये किसमें प्रेजेंट हो सकती है? प्रेजेंट हो सकती है हमारे पास सेल वॉल बैक्टीरिया में। अरे हाँ या ना? ठीक है, बैक्टीरिया बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकैन की। किसकी बनी होती है? बोलो। पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन की। और ये फंगस में प्रेजेंट होती है। फंगस में बनी होती है किसकी? काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन। इसका मोनोमर होता है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, है ना? तो यार देखो बहुत ही सिंपल बात है, आपको डीएनए बाहर निकालना, सबसे पहले आपको क्या हटानी पड़ेगी उसके ऊपर से? सेल वॉल। तो सेल वॉल हटाने के लिए, प्लांट में सेल वॉल हटानी तो आप क्या डालोगे? डालोगे सेलुलेज। क्या डालोगे? सेलुलेज एंजाइम, है ना? ठीक है ना? फंगस के हटाने तो फंगस में हटाने के लिए डालोगे काइटिनेस एंजाइम। और अगर बैक्टीरिया से हटाने तो बैक्टीरिया में हटाने के लिए डालोगे आप कौन सा एंजाइम? बोलो भाई। पेप्टिडोग्लाइकैन। अच्छा मार पड़ेगी, यही मैं इसलिए लिखा है मैंने, ये लाइजोजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये लाइजोजाइम आपके सलाइवा में होता है और आपके आंसुओं में होता है। कहाँ पर होता है? आंसुओं में। ठीक है, तो कभी आपने मिट्टी विट्टी गिर जाए और आंसू आने लगे, ठीक है, तो दिल भारी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर मिट्टी में कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रेजेंट था तो भाई लाइजोजाइम उसको मार देंगे। आसान है?
ठीक है, तुरंत मुंह धो लेना और आंसू को आने देना थोड़ी देर। ठीक है रणदीप, हाँ जी भैया। तब तो नहीं है दिल के अरमा आंसू में बह गए वाला गाना तो नहीं गाओगे? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, गुड गुड। चलो आगे बढ़ जाएं फिर। हाँ जी भैया। आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम है? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, कुछ नहीं होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है, बर्तन। वेसल। ठीक है भाई, ठीक है। कितनी वॉल्यूम हो सकती है इसका? ये 100 लीटर का भी हो सकता है, 1000 लीटर का भी हो सकता है। मतलब आपने अपने घर के ऊपर पानी की टंकी देखिए, सिंटेक्स में रखी हुई है काले रंग की या सफेद रंग की, यस सर। तो भाई उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, पर इसमें कुछ चीजें हमने अलग से लगा दी है। जैसे क्या? क्योंकि हमें तो पानी तो भरना नहीं, हमें तो उसमें बैक्टीरिया पालने हैं। क्या रखने हैं इसमें? हमने बैक्टीरिया को बनाए रखना है। तो भाई बैक्टीरिया को रखने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कि बैक्टीरिया एक ही जगह पे रुका ना रहे, बैक्टीरिया घूमता रहे, है ना? ठीक है, यस सर। तो बैक्टीरिया को घुमाए रखने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर क्या? ब्लेड्स। क्या चाहिए होंगे यहाँ पर? हमें चाहिए होंगे एक ब्लेड्स जो उसको घुमाते रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? यस सर। फैन ब्लेड। चलो ठीक है, उसके अलावा और क्या चाहिए बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया को चाहिए एक ऑप्टिमम पीएच। क्या चाहिए? ऑप्टिमम पीएच। तो एक पीएच ये कंट्रोल सिस्टम होगा वहां पर, है ना? इसमें से आप कोई एसिड या बेस आप ऐड कर सकते हो पीएच को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेक रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा बताओ? टेम्परेचर चेक रखना पड़ेगा। अब फैन ब्लेड घूमेगा तो भाई यहाँ पे झाग भी बनेंगे बहुत सारे, ब्रॉथ बनेगा। क्या बनेगा? ब्रॉथ। ठीक है, तो भाई ब्रॉथ बन गया तो ऊपर की जो ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर एक ब्रॉथ ब्रेकर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? यस सर। और सबसे जरूरी बात, आपको उसके अंदर क्या डालनी पड़ेगी? आपको उसके अंदर डालनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्म सर। एयर। ठीक है ना, स्ट्राइप एयर, जिसमें मेजोरिटी कंपोनेंट ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बताओ? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह का जो आपके पास बायोरिएक्टर होता है इसको कहता हूँ क्या मैं? बताओ? सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, है ना? स्टर्ड बायोरिएक्टर। आसान है मुश्किल है? आसान है। यस सर। वीक पॉइंट क्या है इस बैक्टीरिया? सॉरी, वीक पॉइंट कह रहा हूँ, लिमिटेशन क्या है इस बायोरिएक्टर की? कि यार इसमें नीचे वाले बैक्टीरिया तक ऑक्सीजन पहुंचाना क्या रहता है? बहुत हाँ मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा आता है? उसके बाद उसके लिए हमारे पास आता है कौन सा? स्पार्क टाइप। कौन सा आता है? स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। हाँ। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हम कुछ नहीं करते। ये तो मैंने बहुत ही खराब डायग्राम बना दिया। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि इसमें हमने यहाँ पे बीच में लगा रखा होता है कुछ इस तरह से ब्लेड। ठीक है, और यहाँ से हम नीचे से एयर डालते हैं। ठीक है, एयर की सप्लाई हम नीचे से देते हैं, तो एयर यहाँ से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल। कैसे निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ, बोलो यार, इन द फॉर्म बबल। बबल निकलती है, छोटे छोटे बबल्स यहाँ से उठते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, ये बबल्स यहाँ से उठते जाए। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बबल जब उठेंगे, जितनी बैक्टीरिया इस बबल के कांटेक्ट में होंगे उन सबको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाएगी। मानते हो? पहली बात नहीं मानते हो? यस सर। मानते हो, ठीक है। और इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो प्लेन नहीं होती है, वो भी कुछ इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूशन घूम रहा है, तो यहाँ पर ऐसे करके ऊपर हल्की हल्की वेव्स बन जाती हैं, तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। सही है गलत है? सही। ठीक है, तो जो स्पार्क टाइप है थोड़ा एडवांस टाइप है ये, जबकि सिंपल स्टर्ड क्या है हमारे पास? ये पुराना है। ठीक है जी, यस सर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यार देखो इसको कैसे पढ़ना है। एक तो आपने इसका डायग्राम याद रखना है। क्या याद रखना है? डायग्राम अगर बनाने के लिए आ जाए, हालांकि डायग्राम पूछे नहीं गया है, ठीक है ना? डायग्राम बनाने से ज्यादा ना डायग्राम लेबल करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा? डायग्राम लेबल लेबल। करने के लिए आएगा। तो मेरी आपको एडवाइस ये है, देखो आपके पास 6 चैप्टर पेपर में टोटल आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एक चैप्टर में मान लो 3 डायग्राम्स भी है, ठीक है, तो यार 6 चैप्टर में कितने डायग्राम्स होंगे? 18 हो गए। चलो 18 से अगर मैं बोल देता हूँ जोड़े 20 मान लो, अरे 25 डायग्राम मान लो, तो भाई 25 डायग्राम कम से कम आप एक एक दो बार बना के प्रैक्टिस तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो?
ठीक हाँ है जी भैया कर। भाई देखो, आप ये मान के चलो पेपर आपका बायो का है, ठीक है, आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको डायग्राम दे रखा होगा, आपको उसके बारे में लिखना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको लेवल करना होगा डायग्राम को, और एक डायग्राम का क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो बी रेडी फॉर दिस। और जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको तो मैं बता दूं कि भाई 90 में से कम नहीं तो आप मान के चलो कि 20 से 25 सवाल आपके डायग्राम बेस्ड आएंगे। ठीक है, अब डायग्राम मतलब ये नहीं है सिंपल ऐसे बायोरिएक्टर डायग्राम पूछ लेगा, डायग्राम वो भी होता है, प्रोसेस जो लिखी होती है, जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस। समझ रहे हो? तो एमएमसी में क्या हुआ कि मेगास्पोर टेट्राड बना, या मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बीच में एक बॉक्स दे रखा होगा, आपको बताना पड़ेगा हमें क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, मियोसिस 1 हुई है, मियोसिस 2 हुई है, या सिंपल मियोसिस हुई है। समझ गए? ठीक है, तो Yes, भाई sir. इस तरह के आपके पास 20 सवाल कम से कम आ सकते हैं पेपर में, तो तैयार रहना उस चीज के लिए। सही है, बढ़ जाए। Yes, sir. चलो आ जाओ आगे। इसके बाद हमारे पास चीज आती है पढ़ने के लिए, वो आती है कौन सा हमारे पास, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या आता है? Downstream. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भला क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है जी, कहता है कि देखो, लैब में चीज बन गई, ठीक है ना, हमने बायोरिएक्टर में एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट बना लिया। क्या बना लिया हमने? एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट भैया हमने बना लिया। ठीक है ना, बायोरिएक्टर में सब डाल के। ठीक है, इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट का बनना, और इस प्रोडक्ट का जो उसका कंज्यूमर है, मान लो आपने इंसुलिन बनाया तो डायबिटीज का पेशेंट जो उसका कंज्यूमर है, उसके बीच का जो भी काम है, उसके बीच का, बोलो भाई क्या, जो भी काम है, वो सारा किसमें है? वो सारा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। किसमें है वो उसकी आइसोलेशन, Downstream. वो उसकी एक्सट्रैक्शन हो, वो उसकी प्यूरिफिकेशन हो, उसकी कमर्शलाइजेशन हो, उसका स्टोरेज हो, वो सब किसमें आएगा? वो सारे के सारे काम किसमें गिने जाएंगे भाई? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, और अगर आपको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आप, मुझे पता नहीं आप किस हिसाब से सोचते हो, पर अगर मैं 12th में होता और मेरे को कोई बताने वाला नहीं होता, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा होता कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एग्जाम प्रोसेस जो है वो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आ सकती है, तो भैया मैं इसकी डेफिनेशन याद कर लेता। क्या कर लेता? मैं इसकी डेफिनेशन याद कर लेता। ठीक है, पर आप मेरी कंडीशन में तो हो नहीं, आपको तो बताने वाला है कौन? मैं। समझाने वाला भी है कौन? मैं। पढ़ा, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, अच्छे तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई देखो इस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, मैं तो वो कंडीशन बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता, मेरे पास अगर टीचर नहीं होता तो मेरे पास टीचर था भी नहीं 12th में। ठीक है, पर आपके पास टीचर है, ठीक है, और वो बता रहा है कि भैया इसकी डेफिनेशन क्या कर लो, बोलो क्या करनी है इसकी डेफिनेशन? याद कर लो. याद करनी है। ये वाली बात ना आपने इग्नोर नहीं करनी है मेरी, आपने इसको याद कर लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आई तो बच्चे गलत लिख कराएंगे डेफिनेशन। ठीक है, पर आप इसकी डेफिनेशन ठीक से लिख कर, समझ आ रही है बात? क्योंकि ना बच्चों के ना दिमाग में ऐसी बात होती है कि देखो ऐसा होता भी, आप अपने आप से पूछो कि क्या जब 12th का कोर्स शुरू हुआ था और जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन या प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स पढ़ा रहा था, तो आप तब ज्यादा इंटरेस्टिंग थे पढ़ने में, या जब मैंने आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया या आपको मैंने इकोलॉजी के चैप्टर पढ़ाया तब ज्यादा इंटरेस्टेड थे आप? टर्म 1 में जब स्टार्टिंग के चैप्टर चल रहे थे। तो ऐसा होता है बेसिकली, जब चीजें स्टार्ट होती है ना, जो चीजों का पहला पार्ट होता है उसमें तो सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी इंटरेस्ट ला रहा होता है पढ़ने में। पर देखो भाई, नंबर उसी के आते हैं और कामयाबी वही होता है जो थ्रू आउट द प्रोसेस, क्या, थ्रू आउट द प्रोसेस बराबर इंटरेस्ट के साथ डेडिकेटेडली पढ़ता रहता है। ठीक है, और इस बात को मैं बहुत ही छोटे लेवल पे तोड़ देता हूँ, मैं पूरे कोर्स की बात नहीं करता, मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ। ठीक है, आप बताओ, आपको जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में टॉपिक कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीजें स्टार्टिंग में मुश्किल थी तो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ही आएगा, पर ऐसा नहीं है, गलती से इग्नोर मत करना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो लास्ट में दे जरूर रखा है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पीसीआर 5 मार्कर क्वेश्चन है पेपर के लिए, मैं आपको बता दूं बेटा, 5 मार्क सवाल आएगा पेपर में,
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिख लो इसके ऊपर। 100% क्वेश्चन है ये इस साल पीसीआर के 5 नंबर का, ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन, कंफर्म, उसको कर लो, ठीक है। और इस चैप्टर की रिवीजन हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गई। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? No, No. sir. ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ लें थोड़ा सा। Yes. टेस्ट दे दोगे ना आप संडे को? Yes. ठीक है, ठीक है, चलो। अरे भैया आप लोगों का टेस्ट यार मैंने चेक करके नहीं दिया ना। और मेरे तो दोनों टेस्ट चेक नहीं हुए। बेटा आपने तो बहुत लेट हो जाता ना, दूसरे वाला बाकी तो सबको मिल गए हैं। चलो आपका कर देंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इसमें ओके सर। अभी लैपटॉप में डाल के चेक कर देंगे। अब टाइम है मेरे पास, आज मैं आपकी क्लास के बाद कोई और क्लास नहीं है मेरी। अभी कर देंगे सोचे, ठीक है। अच्छा आ जाओ भैया आगे चलते हैं अब। आगे क्या है अपने पास उसको समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, है ना, Application. एप्लीकेशन। वैसे चैप्टर 2 किसी और का भी आ गया, देखा आपने? किसका? अबे भाई केजीएफ का चैप्टर 2 नहीं है ये, बायोटेक का चैप्टर 2 है, ठीक है। केजीएफ देखिए वैसे आप लोगों ने? No, sir. देखना भी नहीं है पेपर से पहले, ठीक है। कहीं तुम पता लगा कल की टिकट करके निकल गया संडे को, वहां पे टेस्ट चल रहा था, तुम केजीएफ का चैप्टर 2 देख रहे हो। ये चैप्टर 2 पढ़ लेना, कल इसका टेस्ट ले लेंगे, कल मतलब परसों संडे को, ठीक है जी। Yes, sir. आ जाए आगे बढ़ जाए। हाँ जी सर। चलो देखो यार, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपने आपको पढ़नी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है, सो दैट आप भी थोड़ा सा क्लियर रहो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपने पढ़ना है क्या, वीटी के बारे में। किसके बारे में? वीटी कॉटन। वीटी कॉटन में आपने पढ़ना है किसके बारे में? क्राई जीन्स के बारे में। किसके बारे में? क्राई जीन्स के बारे में पढ़ना है आपने। और उनके बनाए हुए प्रोटीन्स भी पढ़ने हैं। और उनके प्रोटीन्स जैसे हमारे पास हो गया कौन सा, क्राई 1 हाय गणेश। AB, क्राई 2 AB और क्राई 1 AC। और ये कौन से वॉर्म्स को मारते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक तो ये हो गया इसका अपने आप में। अरे हाँ या ना? ठीक है चलो। अरे वॉर्म्स मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। चलो दूसरी बात आपको पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। इसके बारे में ह्यूमन इंसुलिन को हम क्या भी कहते हैं? ह्यूमिलिन। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो यार। Humulin. ह्यूमिलिन, ठीक है। मिले। इसकी आपने प्रोसेसिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपने इसकी? प्रोसेसिंग। Process. प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि कैसे एक एली लिली नाम की कंपनी ने 1983 में, ये 1980 में, ठीक है, किस तरह से डीएनए की 2 चेन्स, सॉरी छोड़ दो, ठीक है ना। प्रोसेसिंग आपने ऐसे पढ़नी है कि एक प्रो हार्मोन जिसमें 3 चेन्स होती हैं, वो एक ह्यूमन इंसुलिन का एक फंक्शनल हार्मोन कैसे बन जाता है जिसके पास 2 चेन्स होती हैं, चेन ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी से कैसे सिर्फ ये ए बी बन जाता है, सही है जी। Yes, sir. ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे जो आपने पढ़नी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जीन थेरेपी। क्या है? जीन Gene therapy. थेरेपी। जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है एडीए डेफिशिएंसी से। किससे? एडीए डेफिशिएंसी। Yes. एडीए क्या होता है? एडिनोसाइन डी अमाइनेज एंजाइम, ठीक है। चौथी और ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और बच्चों को जो समझ नहीं आती है और जो यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं वो है आरएनए इंटरफेरेंस। कौन सा? RNA interference. इंटरफेरेंस, ये पढ़ना है आपने, ठीक है। पांचवी चीज जो आपने यहाँ पर पढ़नी है वो है हमारे पास कौन सी? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या? Molecular diagnosis. डायग्नोसिस, ठीक है ना। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम देने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ जी सर। चलो आगे आ जाओ। और क्या पढ़ना है आपने इस टॉपिक में? यहाँ पर आपने ना, ELISA. आपने यहाँ पे पढ़ने हैं क्या? एलाइसा तो ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ही आ जाएगा बेसिकली, एलाइसा और पीसीआर। यहाँ पर आपने पढ़ने हैं क्या कुछ?
बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, क्या पढ़ने हैं आपने यहाँ पर? बायोकेमिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास अल्फा एंटीट्रिप्सिन, याद है ना? और यस सर। एक है आपके पास कौन सा, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन, कौन सा, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। बताओ यार, आसान है मुश्किल है? ठीक है, चलो। और क्या लिखना है यहाँ पर आपने, जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो है एथिकल इश्यूज, क्या, एथिकल इश्यूज, और GEAC की फुल फॉर्म, ठीक है। और साथ हुआ बायोपायरेसी, बच्चे छोड़ देते हैं बायोपायरेसी और सोचते हैं कि बेकार है, पर आपको मैं बताऊं, जितना वहां पे लास्ट चैप्टर में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हल्के बच्चे लेके छोड़ देते हैं, वैसे यहाँ पर बच्चे बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज को छोड़ देते हैं। इनको आपने नहीं छोड़ना, इनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या क्या करवा दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आपको मैं एलाइसा ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है एलाइसा में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के मेथड में। अभी नो मैंने सर। आपको हाल फिलहाल में उसमें ही पढ़ाया था, किसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। यस सर। करा था नहीं करा था, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, एलाइसा की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और ह्यूमन इंसुलिन भी आप पढ़ सकते हैं कैसे बनता है, चलो आप कहोगे तो समझा दूंगा, ठीक है। बीटी कॉटन में आपने यहाँ ध्यान रखना है कि क्राई 1 AB किसके लिए यूज होता है, क्राई 2 AB किसके लिए यूज होता है, ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, और ये एक अलग चीज के लिए यूज होता है। यही था, कुछ और था? यही था। यही था, ठीक है। तो यही मुझे बता दो कि क्राई 1 AB क्या क्या मारने का काम आता है? कौन बोल रहा है? सॉरी, कौन, बोरा। बोल और ये मारने का काम आते हैं क्या हमारे पास? कॉटन बॉल। बोलवा। कॉटन बोलवॉर्म, ठीक है। मुझे बताओ कि आर्मी वॉर्म को कौन मारता है, आर्मी वॉर्म को, या डिप्टीरियन लार्वा को मारने के लिए क्या यूज होता है? शाबाश, बीट। बीटी ही यूज होता है भाई, है ना? यस। ठीक है, ठीक है। आपको, मुझे लगता है जो मुझे सबसे पहले आपको जो पढ़ा देना चाहिए, याद करवा देना चाहिए, दोबारा से बता देना चाहिए, वो है RNA इंटरफेरेंस। मानते हो नहीं मानते हो, RNA इंटरफेरेंस पढ़ने की जरूरत है आपको? यस। यस सर। बहुत जरूरत है ना? तो मैं RNA इंटरफेरेंस ना आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपको मैंने वहां पढ़ा है, कहाँ पर, क्लासरूम में पढ़ाया था। मैं आपको RNA इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा कुछ इस तरीके से कि आप एग्जाम में उसका आंसर लिख पाओ, ठीक है जी। अरे हाँ या ना, चलो हाँ जी मैम। ठीक है। मैं एक बुक खोल लूँ जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एग्जाम में आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। Okay, so here we are.
अच्छा मैंने ना एक उसमें आपके ये टॉपिक है मतलब जूम की, उसमें ही मैंने आपको एक वो डाला है, लिंक डाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट क्लास हुई थी उसका पीडीएफ यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये लिंक वैसे शेयर नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने जूम पे शेयर किया है। ठीक है, तो आपको देख लेना। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा खुलने में दिक्कत कर रही है, पर कोई बात नहीं, चलो हम इसको शेयर कर देते हैं यहाँ से फिर। ओके, तो आपको विजिबल है, नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें बताएं ना था टॉपिक ही नहीं वाला, बायोपेस्टिसाइड, जेनेटिकली, आरएन इंटरफेरेंस के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। वाह, चलो कोई बात नहीं, हमसे सीधा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। ठीक है, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर लिखना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आपको समझ तो आया है कि क्या होता क्या है वो। ठीक है ना, पर जरूरी है कि उसका आपको आंसर लिखना आ जाए। हम्म, नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये वाला। 5 मार्कर में देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, अच्छा बड़ा क्वेश्चन मिलता है तो कोई। सर आप ये पीडीएफ हमें शेयर कर देना प्लीज। कौन सा? सर अरिहंत वाला पीडीएफ। ये जो अभी मैं चला रहा हूँ? यस सर। अच्छा, मैं कर दूंगा। सर ये हमें करनी चाहिए या फिर खाली एनसीईआरटी करना चाहिए? आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, पर एनसीईआरटी में जो चीज डायरेक्टली दे रखी है ना, जैसे आरएन इंटरफेरेंस का प्रोसेस नहीं बता रखा है बहुत अच्छे से, है ना, तो ऐसी चीजों के लिए आपको यस कुछ अलग से कंटेंट देख लेना चाहिए। सर, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ एनसीईआरटी के करने चाहिए या फिर दूसरे भी? जो क्वेश्चंस तो आपकी बुक देखो, में है वो क्वेश्चंस तो आपको कर सिर्फ ही। करने चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, यस। बस आप वो कर लो। ठीक है ना, उसमें आपका काम पूरा निपट जाएगा। ठीक है। ओके सर, जो आंसर्स हैं पीछे गिवन तो वो सही है ना सारे, जो आपकी बुक के आंसर्स हैं? हाँ बेटा, और क्या, वो यस वो सर, मैंने तो मैं बहुत सारे बोल रहा बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने उसको फाइनल किया था उस किताब को। ठीक है, ओके सर। वो करना है आपने। अब मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि अरिहंत ने देखो आरएन इंटरफेरेंस को कवर ही नहीं किया है, आप देख पा रहे हो, मैं आपके सामने से ऊपर लेके जा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल डाल रखे हैं आरएन इंटरफेरेंस के। अरिहंत वालों को लगता है खुद ही समझ नहीं आया कि आरएन इंटरफेरेंस है क्या। ये 2 सवाल दे रखे हैं बस इस पेज पे, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपको ये। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि आरएन इंटरफेरेंस क्या है उस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा, अभी ना मैं क्लास के बाद ना 5 मिनट आप लोग से बात करूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ करके। ठीक है, ओके सर। देखो भाई, आरएन मेरे को पहले पढ़ा देना चाहिए था, 10 5 7 मिनट खराब ही हो गए उनका और। ठीक है, आरएन नहीं आई, आरएन इंटरफेरेंस। इसका काम करने का तरीका क्या है बेसिकली, कि हम किसी एक पेस्ट के अंदर, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एक जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? एक जी। जीन को। जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो जीन उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही वाइटल होती है। क्या होती है? बहुत ही वाइटल होती है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये जीन कभी ना कभी क्या करेगी, आरएनए बनाएगी,
भाई हाँ या ना, ठीक है। और Yes. ये आरएनए आगे चले के किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और वो प्रोटीन उसकी बॉडी में कोई ना कोई वाइटल फंक्शन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, बहुत ही कुछ वाइटल फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो सर प्रिंसिपल यहाँ से आता है कि मान लो कि यहाँ पर इस जीन का ये वाला जो पार्ट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, मान लो कि वाला पार्ट क्या कर रहा है, वाला पार्ट कोड कर रहा है और इसकी वजह से आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्या है इसका, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का बिल्कुल यही हम बना देते हैं, क्या इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सीडीएनए, समझ रहे हो। हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को, और यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम इस ऑर्गेनिज्म के जीनोम, सॉरी, ठीक है, इसका हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो पेस्ट है, ठीक है जी, ये जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ये जिस प्लांट को, बोलो भाई क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है? इनफैक्ट हम ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उस प्लांट के जीनोम में डाल देंगे, हम डाल देंगे उस प्लांट के जीनोम में डाल देंगे, ठीक है। तो तब क्या होगा, जब ये ऑर्गेनिज्म, ये पेस्ट आकर इस प्लांट को खाएगा, जब वो इस प्लांट को, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेगा, खाएगा, तो इसके अंदर भी ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कोड होगा, और कोड होने के बनाएगा क्या, एक आरएनए बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बताओ मुझे, हाँ या ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसके इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए द्वारा बनाया गया आरएनए और इस जीन के द्वारा बनाया गया आरएनए जो वाइटल जीन थी, ये दोनों आरएनए आपस में, क्या ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे DSRNA. हैं, DSRNA. ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दोनों के दोनों, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये कर जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगे, ये बना लेंगे क्या, एक डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, हाँ या ना। ये एक यस आरएनए सर। बनाया था, यहाँ पर एक आरएनए ऐसे बना था, एक आरएनए यहाँ पर ऐसे बना। मजे की बात थी, ये जो सीक्वेंस था और इसका जो सीक्वेंस था, दोनों सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री थे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इनके पीछे बन गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, एक डबल स्ट्रैंड आरएनए यस में, सर। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्या होता है, बोलो भाई। इनएक्टिव। और क्योंकि वो इनएक्टिव है, तो क्या वो उस प्रोटीन को बनाएगा, नहीं बनाएगा, मतलब कि अब उस आरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होगी। और अगर उस आरएनए की ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, तो मुझे बताओ कि क्या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वाइटल फंक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। यही है, कोई और कहानी है इसके पीछे, यही काम। यही कहानी है। यही है सर। तो यार देखो, काम ये है, आपको मैंने बहुत उस दिन कहानी सुनाई थी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी कि हम ऐसे लेते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, एक कौन कहते हैं, सेंस आरएनए को कहते हैं, डबल एंटी सेंस आरएनए, याद है आपको, सारी कहानी सुनाई थी मैंने। यस सर। वो सारी कहानी जरूरी थी प्रोसेस को समझने के लिए। वहां पे मैंने आपको एक पेड़ बना के दिखाया था, मैंने कहा इस पेड़ के अंदर हम इसको डाल देंगे, याद है। तो भाई देखो, वो सारी यस सर। एक तरफ और एग्जाम में लिखने वाला मटेरियल एक तरफ, समझ रहे हो। आपने एग्जाम में आंसर लिख कर आना है, क्या लिख कर आना है आपने, एग्जाम में आंसर लिख कर आना है, ठीक है। और आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे, आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले इसको नोट कर लो, चाहो तो मतलब नोट कर लेना। सबसे पहले आपको पता होना आंसर चाहिए पॉइंट से बताओ। कि वो टेस्ट क्या था, बेटा वो पेस्ट था मिलाइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, याद है पेस्ट का नाम, पहली चीज ये सर बताओ। दूसरे स्केच से लिख लो, ये वाला विजिबल नहीं है फोन में, ब्लर है ये, मतलब सेम हो जाता है ना तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या नाम है, और पेस्ट का क्या नाम है, एक नेमाटोड है पेस्ट, इसका नाम क्या है, मिलोइडी गाइनी बोलो इनकॉग्निटा, ठीक है जी। चलो, एक बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है और हमने क्यों बनाया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तीसरी बात, जब ये कोड करेगा तो कोड करने के बाद सेंस और एंटी सेंस चीज जो बनती है, उसकी डेफिनेशन
वो क्या है, ठीक है। चौथी बात, आरएनए साइलेंसिंग क्या होती है, या आरएनए आइस को हम कहते हैं। अरे समझ आया ना मेरी बात, ठीक है। और ये यस सर। इसके मरने के बाद इसकी जो पूरा क्रेडिट था इस नेमाटोडा के मरने का, वो हमने किसको दिया, वो दिया हमने आरएनए इंटरफेरेंस, तो उसको दिया आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर अगर आपको इसका आंसर लिखना है, मान लो कि 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या मान लो 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये 5 बातें तो बतानी ही पड़ेगी। कौन कौन सी 5 बातें? अच्छा, उस प्लांट का नाम भी पता होना चाहिए आपको। प्लांट का नाम क्या है? टैबैको का प्लांट है। किसका प्लांट है? एग्रोबैक। टोबैको। टैबैको का। ये तो याद रहेगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। यस। यस सर। नेमाटोडा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सेंस और एंटीसेंस, आरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, ये पता होनी सर चाहिए। हाँ, सर वो एग्रोबैक्टीरियम कब आता है? एग्रोबैक्टीरियम कब आता है? आप यस। आप ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ये आप प्लांट को कैसे दोगे? मतलब आपका होस्ट, आपका वेक्टर कौन होगा इसको ले आने के लिए? सोचा है आपने? एग्रोबैक्टीरियम। वो एग्रोबैक्टीरियम, मतलब प्लांट तक इसको ले आने का काम कौन करेगा? करेगा एग्रोबैक्टीरियम। कौन करेगा? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। तो आप यस। एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को पहुंचाओगे कहां पर? प्लांट के अंदर, ठीक है जी। चलो और पूछो, ठीक है। तो यार देखो, ये चीज मैं आपको 10 अलग अलग तरीके से पढ़ाऊं, उससे अच्छा तरीका है कि आपको मैंने बता दिया कि आपने एग्जाम में क्या लिखना है। देखो, आपको दुनिया भर की चीजें आती होंगी, आपको बहुत नॉलेज होगी, पर अगर आप उस चीज को एग्जाम में नहीं लिख पाए तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। आप मानते हो सारी बात को? नहीं मानते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्क्स किसके बेसिस पे मिलने हैं? लिखने के बेसिस पे। किसके बेसिस पे मिल रहे हैं? लिखने के बेसिस पे। लिखने के। तो भाई इन पॉइंट्स को ढंग से कर लेना जो मैंने अभी अभी बताए हैं आपको। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। करना तो पड़ेगा, है ना, ऑप्शन ही नहीं है। पॉइंट को ठीक से कर लेना। आयरन इंटरफेरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि इसका अच्छा एक आंसर आपको बना बना मिल जाए, तो आप मेरे नोट्स में से एक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2012 में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन स्टार्ट ही मिलेडोगाइनिक इनकॉग्निशिया से है। देखो मिलेगा, मिल रहा है आपको कहीं पर लिखा हुआ? खोलो मेरे नोट्स, खोलो नोट्स, मतलब जो आपको मैंने मटेरियल दिया है वो मिला? मिला भाई? सर 2012 के कंपार्टमेंट के पेपर में कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है, वैसे भी आया हुआ, देख लो एक बारी। इसमें इसमें लिखा हुआ है व्हाई डज आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स, मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो 3 मार्क्स से 5 मार्कर में। ये सर है 2016 में। थोड़ा हाउ में how has RNA interference technique helped to prevent the infection to roots of tobacco plants by nematode Melanogyne incognito? ठीक है, इसका आंसर मिल रहा है आपको लिखा हुआ। इस क्वेश्चन का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर एक बार बच्चों को बता दो, इससे कि बच्चे मार्क कर लें। ये वाला 305 पे था क्वेश्चन, और इससे पहले वाला 304 पे था क्वेश्चन नंबर 34, और इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 21 जो कि कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। मिल गया भाई?
उनके आंसर 309 पे है, 34th का। चलो बढ़े आगे, कर लोगे इसको लिख के, इसको यार इस क्वेश्चन Yes, को ना sir. 2-3 बार लिख लेना, तो याद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपने एग्जाम में पहले प्रिपेयर्ड आंसर, इसको कहते हैं प्रिपेयर्ड आंसर। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन का एक प्रोटोटाइप, एक एक सैंपल आपने बना के रखा हुआ है, अब इससे कैसे भी सवाल आएगा तो उसको मैं मॉडिफाई करके लिख दूंगा, समझ रहे हो? आपने वो तैयार करना है। सही है जी? सर 34th क्वेश्चन में लिखा है कि रेफर टू आंसर नंबर 19। 90? यस सर 19, और 19th क्वेश्चन दूसरा है। बेटा दूसरा नहीं होगा, वो दोनों के क्वेश्चन का आंसर लगभग एक जैसा सर होगा। पूरा आंसर लिखा हुआ है 34th, क्या लिखा हुआ है? मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन किया होगा ना, पूरा पूरा प्रोसेस ही बता रखा होगा वहां पर, है ना? पेज नंबर 309 पे चेक करो आप। बेटा कर लेना इसको चेक आराम से, ठीक है? आप बात को पकड़ा करो, मैं आपको बात कह रहा हूँ, मैं आपको बात ये कह रहा हूँ कि आपको इस आंसर का एक अच्छा राइटअप चाहिए, है ना? जिसके राइटअप को आप पढ़कर समझकर अपने बोर्ड के पेपर में एज इट इज लिख पाओ। ठीक है, यस सर। यस। कहने की बात नहीं है। अब वो आप पेज नंबर 305 से पढ़ो, पेज नंबर 309 से पढ़ो, क्वेश्चन 34 पढ़ो, क्वेश्चन 41 पढ़ो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मेन बात ये है कि आप एग्जाम में इसको कैसे लिख पाओगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखोगे, सोल्यूशन क्या, समझाई बात? चलो आ जाओ आगे, ये हो गई एक बात। आगे आते हैं, अब इसमें से कौन सा टॉपिक बच गया हमारे पास? देखो, कुछ चीजें जो आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, जो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन का यूज कहाँ होता है और हम अल्फा लेक्टा एल्बुमिन का यूज कहाँ करते हैं, ये दो बातें पता है आपको? बताओ जरा मेरे को। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एम्फाइसीमा में हम किस चीज का यूज करते हैं, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन का? हाँ जी, पेपर की तैयारी हो गई है लगभग आप लोगों की, है ना? ट्रिप्सिन। करवाना ही पड़ेगा, पूरा करवाना पड़ेगा आपको रिविजन। चलो फिर छोड़ो, आ जाओ, फिर हम दोस्त पे फिर अलग से ही आएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे थोड़ा समझ लो कि ह्यूमलिन कैसे बनता है, समझा दूं ये, करवा दूं रिविजन? कहता है कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, ये तो आपको पता ही है कि इसको बीटा सेल्स बनाते हैं हमारे पैनक्रियास के, मानते हो इस वाली बात को, नहीं मानते? यस सर। ठीक है, बीटा सेल्स जो बनाते हैं, ये बेसिकली बीटा सेल्स के अंदर जब बनता है तो उसमें 3 चेन्स होती हैं। एक होती है चेन ए, चेन सी और चेन बी, ये रहता है। ठीक है, तो ये भी बनता है तो एक होता है, इनके बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन, इसको हम प्रो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्रो हार्मोन। हार्मोन। मतलब ये हार्मोन तो है पर अभी बना नहीं ठीक से, अभी कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद बीटा सेल्स के अंदर एक काबिलियत होती है कि उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद इसमें से वो इस सी चेन को हटा देते हैं। ठीक है, और ए और बी चेन को आपस में जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? ए और बी चेन को जोड़ देते हैं। तो ये ए और बी चेन है ना मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो, ये दो चेन्स ऐसे जुड़ती हैं आपस में। ठीक है, ये जुड़ी रहती हैं ऐसे, ये ए चेन है, ये बी चेन है, और ये कहलाई जाती है प्रॉपर हार्मोन, एक प्रॉपर इंसुलिन, जो फंक्शनल इंसुलिन है, जो बेसिकली हमारे सेल्स पे काम करता है और ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। सही है? ठीक है, पर क्योंकि इससे पहले वाला जो बनने वाला प्रो इंसुलिन है, वो एक स्ट्रेट चेन है। कैसी चेन है वो? एक, बोलो यार, लीनियर चेन है। ठीक है, एक ही लीनियर चेन है। जबकि एक जो प्रोसेस्ड इंसुलिन हार्मोन जो है, फंक्शनल हार्मोन जो है, वो क्या है? वो एक
डबल चेन स्ट्रक्चर है। कैसा चेन स्ट्रक्चर है? डबल चेन स्ट्रक्चर है। डबल चेन स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बीटा सेल्स इंसुलिन में से, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में से अगर आप इंसुलिन का जीन निकालोगे, इसका जीन निकालोगे, इंसुलिन का जीन निकालोगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो जीन होगा उसमें ए चेन को बनाने वाला जीन पहले होगा, फिर सी चेन को बनाने वाला पार्ट बाद में होगा, और बी चेन को बनाने वाला पार्ट सबसे बाद में होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? बोलो यार। यस सर। ठीक है, ये ए वाला है, फिर सी वाला है, और लास्ट में बी वाला है। समझ गया मेरी बात? यस सर। तो क्या करा, तो एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था? एली लिली। ठीक है, एली लिली ने ना जीन ए को और जीन बी को अलग अलग कर लिया। क्या कर लिया? अलग 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 कर लिया। ठीक है, और उसने सेपरेटली, मतलब एक अलग बैक्टीरिया में से बनाई क्या? चेन ए। क्या बनाई? चेन ए। एक अलग बैक्टीरिया में डाल के बनाई क्या? मतलब एक अलग चेन तरीके से बनाई क्या? चेन बी। और उनको उन्होंने बाद में क्या करा, आर्टिफिशियली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ दिया। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब ये चेन जुड़ गई तो ये बन गई हमारे पास क्या? एक प्रॉपर वर्केबल इंसुलिन हार्मोन। बोलो यार, आसान है मुश्किल है? आसान। ठीक है, तो यहाँ पे सी चेन का कोई रोल ही नहीं आया, क्योंकि ए चेन ने अलग काम किया और बी चेन अलग तरीके से बनी, अलग बैक्टीरिया के अंदर बनी। तो यहाँ पर जो बनने वाला इंसुलिन था इसको कहते हैं हम क्या? ह्यूमन इंसुलिन, या शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको ह्यूमन। क्या लिख देते हैं? ह्यूमन। प्रोसेसिंग क्लियर है? आपके पास ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, इसका आंसर आप एग्जाम में लिख दोगे कि नहीं लिख पाओगे? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। लिख दोगे? सर देंगे। लिख देंगे। ठीक, चलिए बढ़ जाए आगे। यस सर। आ जाओ आगे। ये तो हो गई एक चीज। आते हैं हम इस पे आगे, एडीए डेफिशिएंसी पे। इस पे आते हैं एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, कहता है कि ह्यूमंस की बॉडी में एक जीन होती है जो एक एंजाइम है, इसका नाम है एडिनोसाइन डीअमाइनेज। क्या नाम है? एडिनोसाइन डीअमाइनेज। ये एडिनोसाइन डीअमाइनेज का जो काम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका जो रोल है वो रोल है इम्यूनिटी में। किसमें रोल है इसका? इम्यूनिटी में। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो जीन है, ये जो एंजाइम है, ये बनता किसके अंदर है? ये बनता है लिम्फोसाइट्स के अंदर। किसके अंदर? लिम्फोसाइट्स। और आप लिम्फोसाइट को जानते हो, ये इम्यून सेल्स होते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी की बॉडी में एडीए की डेफिशिएंसी है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा? बहुत ज्यादा कमजोर होगा। समझ रहे हो? वो मूवी देखी है आपने? एक मूवी है फॉल्स एंड आर स्टार्स। नहीं सर। अरे जिसका भी देसी वर्जन आया था, दिल बेचारा। नो सर। नहीं सर। वो भी नहीं देखा? क्या सर? Amazon प्राइम है आपके पास? यस सर। नहीं सर। वो है। तो उसको क्या फ्री डिलीवरी करवाने के लिए ले रखा है उसको, या उससे कुछ उसमें कुछ मूवीज वगैरह भी देखते हो? सर कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हो? ठीक है, उसका ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे भेज देना, ठीक है? मैं कर लूंगा। ओके सर। नालायको। अबे भाई थोड़ा अवेयर रहा करो। चलो छोड़ो, ये वाली मूवी देखी आपने? वो देखी है द स्काई इज पिंक? नो सर। मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं यार, तुमने कोई मूवी तो देखी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे रेफरेंस सर दूं? इससे पहले वाली क्या थी? वो एक इंग्लिश मूवी है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स। वो तो तुमने अबे तुमने यार, तुमने स्काई इज पिंक नहीं देखी तो तुमने यार फॉल्ट इन आवर स्टार कैसे देखी होगी? छोड़ दो। सर हमने कहानी बताई थी ना, वो ब्लिस एंड इंटरेस्ट। गाने सुने हैं? तो मैं तो तुम रट्टा मारो, तुम
तुम समझोगे, तुम रट्टा मारो बेटा, ठीक है। आ जाओ। रट्टा कुछ इस प्रकार है कि एक 4 साल की बच्ची थी। क्या थी? एक 4 साल की बच्ची थी। 4 साल की बच्ची थी। उस बच्ची की बॉडी में जब वो, ऑब्वियसली बात है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है ना, तभी उस टाइम पर क्या हुआ होगा, या जब गैमेट बने होंगे, तो जो जीन रही होगी इसके लिए, एडीए जीन जो रही होगी, कौन सी जीन रही होगी? एडीए को बनाने वाली जीन रही होगी बेटा, ये क्या हुई होगी? डिलीट हो गई होगी। क्या रही हो गई होगी? ये बोलो। Delete. डिलीट हो गई होगी। तो डिलीट होने से क्या हो रहा होगा? ये एंजाइम नहीं बन रहा होगा, हाँ या ना? तो नो एडीए Yes, sir. एंजाइम, पक्का। और एंजाइम नहीं बन रहा तो मतलब उस बच्ची का जो इम्यून सिस्टम है, क्या है कि उस बच्ची का इम्यून, Immune system. वो क्या होगा? वो बहुत वीक होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है। Yes, sir. तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे? तो तरीका ये है कि आप उस बच्ची की बॉडी में वो सारे सेल्स के अंदर, जिस दिन जो भी सेल्स इस जीन को यूज करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है ना, उनके अंदर आप ये जीन डाल दो। तो सर ये तो काम कैसे होगा? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? नहीं भाई, ये हो सकता है। ये कैसे होगा? करा भी, 2 साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बच्ची की बॉडी के, क्या उस बच्ची से, जो पेशेंट है, बच्ची नहीं बोलूंगा मैं, पेशेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पेशेंट, ठीक है। पर ध्यान रखना, पेशेंट है एक बच्चा ही, ठीक है। उस पेशेंट की बॉडी से निकाल लिया क्या? लिम्फोसाइट्स। क्या निकाल लिए? बोलो। Lymphocyte. और इन लिम्फोसाइट को उन्होंने कल्चर कर लिया। क्या कर लिया? कल्चर किया। Culture. तो कल्चर करने से इनका जो नंबर था वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। क्या हो गया? नंबर बढ़ गया। बढ़ गया. आसान है, मुश्किल है? ठीक है, आसान. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, समझ आ sir. रही है बात? ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि यार अब मेरे को, क्योंकि इनको पता है कि लिम्फोसाइट्स में वो जीन एक्टिव है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपका इंसुलिन का जीन बॉडी कौन से सेल से प्रेजेंट है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ब्रेन, किडनी, पेनक्रियाज या स्टमक, बताओ। पैंक्रियाज। और कौन से सेल में प्रेजेंट है? पेनक्रियाज में। अबे भाई, जीन प्रेजेंट तो बॉडी के हर एक सेल में ही है, वो काम किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कर रहा है। Bone marrow. हाँ, सुनो मेरी बात। जैसे इंसुलिन का जीन आपके ब्रेन के न्यूरॉन में भी प्रेजेंट है, ब्रेन में भी प्रेजेंट है, ब्रेन के सेल्स में, पर वो काम पेनक्रियाज में कर रहा है। समझ रहे हो? ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला जीन आपकी बॉडी के, आपके पेनक्रियाज में प्रेजेंट है, पर वो काम कहाँ कर रहा है? वो काम कर रहा है पिट्यूटरी हार्मोन में। समझ आ रही है? सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड में काम कर रहा है, पक्का। वैसे ही Yes, sir. एडीए का जीन बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है, पर वो बाकी सब सेल्स में इनएक्टिव है, सिवाय छोड़ के किसको? लिम्फोसाइट्स को छोड़ के। किसको छोड़ के? अरे बोला करो, Lymphocyte. लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो हमारा काम था कि उन लिम्फोसाइट्स के अंदर इस एडीए जीन को डाल दें, ठीक है। तो भाई कैसे होगा काम? तो काम ऐसे हुआ कि हमने लिम्फोसाइट्स निकाल लिए, उनका नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। अब हमने एक हेल्दी डोनर से, जिससे एक हेल्दी डोनर से, जिसके पास वो एक अच्छी वो जीन प्रेजेंट है, वो हेल्दी डोनर कौन हो सकता है? वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम दोनों के पास जीन प्रेजेंट है। हमने उससे उस जीन को निकाल लिया। आसान है, एक सेल में से निकाल लिया, और हमने इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया यूजिंग सम adenovirus into this, into the lymphocytes। आप इनको स्टेम सेल्स ही बोल सकते हो, लिम्फोसाइट्स में, स्टेम सेल्स में। आसान है, Yes, sir. ठीक है। और फिर हमने इन सेल्स को, जिनके अंदर एडीए जीन थी, लिम्फोसाइट्स विद एडीए जीन, हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया उस पेशेंट के बोन मैरो में। कहाँ पे डाल दिया? उस पेशेंट के, स्टेम Bone सेल marrow. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिम्फोसाइट्स ना अभी अनडिफरेंशिएटेड है। कैसे हैं? Undifferentiated. मतलब अनडिफरेंशिएटेड। ये अभी बी सेल से बन सकते हैं, ये भी टी सेल से बन सकते हैं आगे चल के। अब इन्हें Okay. काम फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। हमारी बॉडी में जिन सेल्स का काम फिक्स नहीं होता, एक वो किसी एक स्पेशल फंक्शन में तैयार नहीं हुए होते, वो सारे स्टेम सेल्स होते हैं। समझ रहे हो? अबे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मॉरुला में मैं बोलता हूँ कि 32 सेल थे, ठीक है। तो सारे सेल्स का काम फिक्स हो गया था क्या? No, sir. नहीं हुआ था। इसका मतलब सारे के सारे स्टेम सेल, ठीक है। चलो आ Yes, जाओ। तो हमने डाल दिया इसको कहाँ पर? पेशेंट के बोन मैरो में। क्या डाल दिया हमने इसको? पेशेंट के बोन bone मैरो marrow. में डाल दिया। तो बोन मैरो में डालने का मतलब ये था, क्योंकि बोन मैरो और भी सेल्स बनाता है, ठीक है। तो हमने अगर इसको बोन मैरो में इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 बनेंगे, तो नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ने के बाद ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में चले जाएंगे, जहाँ पे भी इनको काम कर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने एक हेल्दी जीन उन बॉडी
उन सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दी जिनके पास वो जीन्स नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहता हूँ क्या मैं, जीन थेरेपी। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो। जीन थेरेपी। Gene थेरेपी therapy. मतलब इलाज, क्या मतलब होता है, इलाज, ट्रीटमेंट, रेमेडी, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करी है मैंने केमिकल का यूज नहीं करा, इसलिए कीमोथेरेपी नहीं है। रेडिएशन का यूज नहीं करा तो रेडियोथेरेपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज करा जीन का, तो है ये एक जीन थेरेपी। कैसी थेरेपी है ये, बोलो भाई। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी आसान है मुश्किल है, ठीक है? समझ आ रही है बात? है। यस सर। और सुन लो, ये जीन थेरेपी एक बार ही नहीं, आपको बार बार देनी पड़ेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, बार बार देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सेल्स आपने यहाँ पे डाले हैं ये मॉर्टल हैं। क्या है ये, मॉर्टल हैं, थोड़े टाइम के बाद मर जाएंगे ये। तो इनको रिप्लेस करने के लिए या इनकी नंबर को बनाए रखने के लिए आपको मतलब पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक फ्यूजन। इन्फ्यूजन, मतलब कि एक पीरियड के बाद आपको बार बार इसको जीन थेरेपी देना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जीन थेरेपी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दे दो, कब दे दो, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे पैदा होने से पहले ही रिप्लेस हो जाएंगे विद द वर्क विद दिस एडीएजीन। वो एडीएजीन हर एक जगह पे पहुंच जाएगी जहां उसको पहुंचना है। तो फिर इस पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत, बोलो, नहीं। नहीं पड़ेगी। आसान है मुश्किल है, आसान। आसान है। समझ आ गई बात? सर फिर इसमें रेट्रोवायरस का क्या होगा? रेट्रोवायरस का यूज करके तो बेटा इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर, ओके सर। रेट्रोवायरस का यूज करके तो लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करोगे। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर, ओके सर। क्या आप क्या यहाँ पे प्लाज्मा का यूज करने वाले थे इंट्रोड्यूस करने के लिए? नो सर। अरे भाई बैक्टीरिया थोड़ी है हमारी बॉडी के सेल्स में, प्लाज्मिड नहीं जाएगा, मर जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। समझ आने का मतलब ये होता है कि आपको चीज, आपका दिमाग ठीक है, ठीक है, पर अगर इस समझ को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपनी शीट में जो आपको मिलेगी पेपर लिखने के लिए, तो भैया इस समझ का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो आपसे जीन थेरेपी का कंसेप्ट समझना चाहेंगे। आप समझा दोगे? मान लो आप कॉलेज जा रहे हो रिक्शे में, तो रिक्शे वाले को समझाओगे भैया एक जीन थेरेपी नाम की चीज होती है। कभी कोई आपको पेशेंट मिले एडीएड डेफिशिएंसी है तो मुझे बताना, उसको समझा दूंगा कैसे होता है ये। इंटरेस्ट लेगा वो रिक्शे वाला, वो ककड़ी बेचने वाला लेगा इंटरेस्ट? नहीं। तो ये नॉलेज मिल गई वो ठीक है, पर इस नॉलेज को सही जगह पे डिलीवर करना है। तो आप टीचर तो हो नहीं जो बच्चों को समझाओगे, आप स्टूडेंट हो, तो आपने ये समझाना है उल्टा टीचर को। और कैसे समझाओगे, विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स। आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका वर्ड एक्सप्रेशन, कि आप एग्जाम में इस चीज को लिख पाओ। तो लिखने के लिए आपको इसका भी एक आप राइटअप तैयार कर लो इस क्वेश्चन का, कि अगर एग्जाम में आए तो आता तो आपको है ही, पर आपको पता है कि भैया यही 5 पॉइंट बताने हैं इसमें, ठीक है। कि एडी डेफिशिएंसी क्या होती है, कहाँ पे काम करते हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन से सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है, और पेशेंट कैसे लाइफ टाइम अच्छा रह सकता है। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो भाई इसका राइटअप तैयार कर लेना, एग्जाम में राइटअप लिखने के लिए आता है। देखो इस बार क्या हुआ, टर्म 1 में क्या हुआ, टर्म 1 में बच्चों के मार्क्स कितने आए, 31, 32, 33, 34 ऐसे मार्क्स आए हैं बच्चों के, ठीक है। 35 में से 35 नहीं मिले नंबर। क्यों नहीं मिले, सोचा कभी आपने? प्रॉब्लम वॉज योर राइटअप। आपने उस चीज को अच्छे से लिख के तैयार ही नहीं किया, जो आप अपने एग्जाम उन 3 घंटों के दौरान आप उस चीज को वहां पर वापस उतार पाओ, ठीक है। अगर इस बार आपको 35 आउट ऑफ 35 चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तब वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा राइटअप तैयार करना, सही है, हर एक क्वेश्चन का। और आपके पास टाइम है, ये मैं बोला टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है आपके पास, सही है। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ कुछ, चलो ठीक है। तो भाई हो इसको कर लो, जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कर लो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसके अलावा जो टॉपिक्स थे ये वाले जो मैंने लिखे थे यहाँ पर आपका ह्यूमन हो गया, यहाँ पर आपका जीन थेरेपी हो गया, आयरन इंटरफेरेंस हो गया, बीटी कॉटन में कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है।
बीटी कॉटन में आपको थोड़ा सा माइक्रोब्स में पढ़ाई दिया था, बाकी क्राई 1 क्राई 2 और क्राई 1 एसी ये याद करना है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। बायोकेमिकल प्रोडक्ट ध्यान कर लेना यार कि आप किसको एम्फाइसीमा में यूज करते हो, ठीक है, और कौन सा जो बच्चों के लिए यूज होता है, इसमें मिल्क प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें यूज करते हो, तो इसको पढ़ लेना आप। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको पढ़ लेना, ठीक है। बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज और जीएसी की फुल फॉर्म। एथिकल इश्यूज देखो, इसके चाहिए होगा आपको एक रेडीमेड आंसर जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना। एक आपने रेडीमेड आंसर इसका तैयार करना है, बायोपायरेसी की डेफिनेशन तैयार करनी है, और जीएसी की फुल फॉर्म याद रखनी है। बताओ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है, तो भाई सो कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ जाए फिर आगे, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे कब? मंडे या ट्यूसडे को क्लास रखेंगे आपकी, और टेस्ट ले लें आपका ना, टेस्ट तो ले लें। Yes, sir. हाँ अरे बताओ टेस्ट लेंगे नहीं लेंगे अभी? भाई बोलो भाई। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का मिला के टेस्ट ले लें, एक 40 मार्क्स का। सर मंडे के बाद हो सकता है, क्योंकि भी फिजिक्स केमिस्ट्री के चल रहे हैं लगातार। बेटा देखो टेस्ट तो चलते रहेंगे आपके, उसमें आप मतलब आपको सीखना है टाइम मैनेज करना। चैतन्य सर कह रहे हैं मंडे को मंडे। बायो का Yes, sir, एग्जाम। वो ना शेड्यूल्ड थे। अच्छा तो चलो मंडे को ले लें फिर टेस्ट। यस सर, मंडे को ले लो। मंडे को टेस्ट है भाई आप लोगों का, क्या डेट है मंडे को? सर हाँ 18। 18। ठीक है भाई 18। सर हाँ सर ये जो कैंसर वाला टॉपिक था, एक बार ये रिवाइज करा देना प्लीज, क्योंकि इसके आंसर्स नहीं पाते। कौन सा टॉपिक? कैंसर। कैंसर। यस कैंसर सर। टॉपिक तो हमने कर लिया ना, कवर हो गया ना हमारा। चलो ठीक है, मैं आपको दोबारा करना है, यस सर। मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब मैं एक बार के लिए इसको रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ।